हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और मैं आपके सामने हाजिर हूँ सेकंड टाइम इन दिस डे और लेकर आई हूँ आपके लिए एडिटोरियल एनालिसिस जो कि है मेंस डोज, यानी कि इंपॉर्टेंट एडिटोरियल इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनर आर्टिकल्स को यहाँ पे हम लेते हैं विच कैन बी वेरी वेरी प्रोबेबल इन योर मेंस एग्जामिनेशन। इनके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आएगा। ओके, आगे बात करते हैं। देखो, एक नया इनिशिएटिव, एक नया कॉन्टेस्ट लेकर आई हूँ, चेज योर गोल इनिशिएटिव। इसमें आपको करना क्या है कि सुबह जो डीएनए वीडियो आता है उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर कमेंट करना है। ये जो एडिटोरियल एनालिसिस है इसके एंड में मेंस के लिए एक आंसर राइटिंग क्वेश्चन दिया जाता है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। उस मेंस के क्वेश्चन को लिखकर टेलीग्राम ग्रुप पे भेजना है। जो भी ऐसा करता है, और साथ में प्रीलिम संग्राम भी होगा, उसमें भी आपको अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और उसके बाद स्कोर अपना कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में। जो भी ये तीनों इनिशिएटिव्स में कंसिस्टेंटली परफॉर्म करेगा उन्हें हम यहाँ पे अपनी साइड से दे रहे हैं एक फ्री मेंटरशिप कॉल, जिसके थ्रू आप अपनी जो भी यूपीएससी प्रिपरेशन के डाउट्स हैं उनको रिजॉल्व कर सकते हो। जो भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में हैं वो पूछ सकते हो। आप बेसिकली अपनी पूरी प्रिपरेशन को अलाइन कर सकते हो विद द डिमांड ऑफ यूपीएससी थ्रू दिस फ्री मेंटरशिप कॉल। और ये आपको मिलेगा अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हो तो रिलीजियसली। और अगर आप ऐसा करते हो तो देखो, दो फायदे हैं। पहला फायदा तो ये कि फ्री मेंटरशिप कॉल मिल ही रहा है, आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन एक प्रॉपर डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी। और दूसरा कि ये करते करते, इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते करते आप कब करंट अफेयर्स में एक्सेल कर जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आई मेक श्योर दैट यू फॉल इन लव विद करंट अफेयर्स, और ये तब होगा जब आप इन सभी इनिशिएटिव्स में पार्टिसिपेट करो। और इसका जो रिजल्ट है वो आएगा 3 सितंबर को कि किन किन लोगों को ये मेंटरशिप कॉल जाएगा जिन्होंने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग भी इसमें कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना ही है आपको। ओके, आगे बात करते हैं। देखो, एंड में रहेगा मेंस का क्वेश्चन, और कहाँ रहेगा वो मैं बता दूंगी, तो एंड तक देखना है आपको ये। और आपको कहाँ पे पोस्ट करना है अपने आंसर, तो इस डिस्कशन ग्रुप पे मयूरी भागवानी यूपीएससी, आपको ये डिस्कशन ग्रुप मिल जाएगा हमारा जो है टेलीग्राम पे। इसको आपको ज्वाइन करना है, इस पे आप अपने आंसर्स भेजना, और ये वाला चैनल भी ज्वाइन कर लेना। इस पे आपको इन लेक्चर्स की मिलती है पीडीएफ। ओके, साथ में कोई भी डाउट हो तो मेल, ट्विटर और इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। आगे बात करते हैं। Freebie culture is not a road to prosperity but a quick passport to fiscal disaster. Comment 150 वर्ड्स में आपको ये आंसर देना था। लास्ट हमारे एडिटोरियल एनालिसिस का ये क्वेश्चन था, और मुझे जो बेस्ट आंसर्स लगे हैं वो हैं जसलीन और दीपक के। इन लोगों के आंसर्स आप जाके ज़रूर से देखना, सो दैट आपको समझ में आए कि स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है। आज सभी के आंसर्स तो मैं रिव्यू नहीं कर पाई, सभी को फीडबैक तो नहीं दे पाई, टाइम की कमी थी। लेकिन आप लोगों ने जो एक दूसरे के आंसर्स पे फीडबैक दिए हैं दैट आर वेरी गुड। और आप जितना पीयर रिव्यू एक दूसरे के आंसर्स करोगे ना उतना अच्छा रहेगा। कल जो भी आंसर्स लिख के लाओगे उनको मैं रैंडमली फीडबैक दूंगी। ओके, तो जितना पार्टिसिपेट कर सको करना ज़रूर है। ओके, आगे बात करते हैं। अच्छा, इसमें मैं पहले स्ट्रक्चरिंग बता देती हूँ कैसे करनी चाहिए थी। तो आपको ये वाला जो क्वेश्चन है कमेंट करना है, कमेंट करना है कि आपका स्टेटमेंट पे क्या टेक है। ओके, तो यहाँ पे कहा गया फ्रीबी कल्चर इज नॉट अ रोड टू प्रॉस्पेरिटी बट अ क्विक पासपोर्ट टू फिस्कल डिजास्टर। इंट्रोडक्शन आप दो कॉन्टेक्स्ट से, ठीक है, कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस दिशा में ये बात हो रही है, किस बारे में ये बात हो रही है। रेवड़ी कल्चर को आप यहाँ पे बता सकते हो, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोला रेवड़ी कल्चर चल रहा है उसके बारे में बता सकते हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में बता सकते हो, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है ये बता सकते हो, या फिर सिंपली ये बता सकते हो कि फ्रीबी होता क्या है, क्यों इसके ऊपर डिबेट है। ओके, बॉडी में आएंगे तो बॉडी में दो से तीन चीज़ों को आपको एड्रेस करना है। पहला तो एड्रेस करना है कि क्या क्या पॉजिटिव्स हैं, किस तरह से फ्रीबीज कैन लीड टू प्रॉस्पेरिटी ऑल्सो, ये आपको एड्रेस करना है। आप देखो यहाँ पे आपको जो स्टेटमेंट है वो पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि इसके नेगेटिव वाले पार्ट पे ज़्यादा इम्पैक्ट है, ज़्यादा इम्पैक्ट डालना है। तो सेकंड आएगा आपका नेगेटिव्स, हाउ फ्रीबीज कैन लीड टू फिस्कल डिजास्टर। ओके, फिस्कल डिजास्टर की तरफ कैसे जाएगा, इसके बाद आप ये बताओगे अदर देन फिस्कल डिजास्टर व्हाट आर द अदर इश्यूज विद फ्रीबीज। ओके, तो नेक्स्ट और क्या नेगेटिव्स हैं वो भी बताओगे। फिस्कल डिजास्टर जो है दैट वुड ओनली डील विद द इकोनॉमिक नेगेटिव्स ऑफ दिस फ्रीबी कल्चर। ओके, इसके अलावा बाकी नेगेटिव्स भी आप बताओगे। एंड एंड में जब आप कंक्लूजन दे रहे होगे तो आप थोड़ा सा वे फॉरवर्ड बताओगे कि क्या क्या हम कर सकते हैं, या फिर क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हम क्या कर सकते हैं। उस एडिटोरियल को जिसको हमने डिस्कस किया था उसमें भी कुछ चीज़ें थी कि हम क्या क्या कर सकते हैं, वो चीज़ें आप पॉइंट्स में बताओगे, विद कंक्लूजन आप इसको एंड करोगे। ओके, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था। अभी मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया, सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट्स पे फोकस किया है, पॉजिटिव बताया ही नहीं है।
बताएं तो बहुत ही कम बताए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सिर्फ फिजिकल डिजास्टर पे ध्यान दिया है, आपको यहाँ पे देखो दोनों चीजें बतानी है। कमेंट करने को कहा है, लेकिन कमेंट में भी आपको दोनों चीजों का बताना है और अल्टीमेटली बताना है हाँ भाई नेगेटिव ज्यादा है और इसको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ओके, तो इनके आंसर्स आप जरूर पढ़ना, आपको समझ में आएगा कि क्या क्या आपको इंप्रूवमेंट करने थे। चलो आगे बात करते हैं, दिल्ली पुलिस यूज ऑफ फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनर आर्टिकल है, बाकी जो एडिटोरियल्स थे ऑलमोस्ट सारे रिपीटेड थे, हमने इनके बारे में जो पुराने एडिटोरियल आए हैं वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं सारे सारे पॉइंट्स। तो यहाँ पे मैं आपके लिए ये एक्सप्लेनर आर्टिकल लेके आई हूँ आज के एनालिसिस में फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो दिल्ली पुलिस जो है ये फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, क्या इसको रिलेटेड इसके साथ क्या मुद्दा जुड़ा हुआ है इसको देखेंगे। लेकिन देखो पहले फेशियल रिकॉग्निशन काम कैसे करता है। इसमें कैसा होता है कि मान लो ये पर्सन है, इस पर्सन का पहले तो फोटो खींचा, फोटो खींच के इसका जो फेस है वो लोकेट किया गया, लोकेट करके इसके डायमेंशन वगैरह जो है लैंडमार्क्स, आईज, नोज, माउथ कहाँ पे है, इनकी पिक्चर वगैरह ली गई, इनको अलाइन किया गया और इससे ज्योमेट्रिकल फीचर्स यहाँ पे मिलाने के लिए अब इसका स्ट्रक्चर तैयार हो गया। दो तरह से इसको यूज किया जा सकता है, फेशियल रिकॉग्निशन या फेशियल एनालिसिस के फॉर्म में। फेशियल रिकॉग्निशन में आप क्या करोगे कि आप 1 to 1 यहाँ पे वेरिफिकेशन कर सकते हो या 1 to many भी कर सकते हो। 1 to 1 में क्या होता है कि आपके पास ये एक पर्सन का फोटो है, ठीक है, आपको इससे मिलाना है, जैसे कि हमारे मोबाइल फोन में होता है ना फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, इसमें क्या है कि आपके पास एक पैटर्न है, आपका अगर इसके साथ फेस मैच करता है तो लॉक खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। तो यहाँ पे जो फेस प्रिंट मैच करना है किसी स्टोर्ड एग्जाम्पल के साथ 1 to 1 कंपेरिजन करना है, वहाँ पे आप वेरीफाई करते हो, जैसे आप स्मार्टफोन अनलॉक करना हो गया या फिर पासपोर्ट गेट पे आपको ट्रैवल करना है तो उसके लिए आपको अपना फेस रिकॉग्निशन देना पड़ता है, ये सारी चीजें आएंगी इसमें, ठीक है। दूसरा है आइडेंटिफाई। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कोई एक ये पर्सन है, ठीक है, इस पर्सन का हमको मिलाना है कि कहीं इसने कोई पास्ट में क्राइम तो नहीं किया है, तो हमारे पास एक पूरा रजिस्टर है जिसमें सारे क्रिमिनल्स के डिटेल्स हैं। अब इनको सबके साथ मैच करो, कहीं पर कोई मैच हो जाए तो फिर मतलब इसका ये कि इसको अंदर डालो और नहीं होता है मैच तो वापस छोड़ दो। तो यहाँ पे एक पर्सन को आप इन नंबर ऑफ आर्टिकल्स, इन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स के साथ मैच करके देख रहे हो, आप आइडेंटिटी डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे कि आप क्राउड को स्कैन करो और ये पता लगाओ कि कौन सा यहाँ पे वो पर्सन है जो वॉच लिस्ट पे है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ फिर मैच कर सकते हो आप किसी पर्सन को विद अ वास्ट डाटाबेस। तो ये इस तरह का जो काम होता है दैट इज 1 to N या 1 to many कंपैरिजन, ओके। और इसके अलावा फेशियल एनालिसिस ये थोड़ा सा कम एक्यूरेट माना जाता है क्योंकि इसमें आप सामने वाले के फेस पे क्या हाव भाव हैं उसको पहचानने की कोशिश करते हो कि सामने वाला डर रहा है तो इसका क्या मतलब है, अगर सामने वाला जो मूव कर रहा है इसके फेस पे गुस्सा है या जो भी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ह्यूमन डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स को पता लगाने की कोशिश करते हो, पर्सन की एज कितनी होगी, जेंडर क्या होगा, इमोशनल स्टेट क्या होगी, ये सब पता लगाने की कोशिश आप करते हो। तो ये हो गई फेशियल रिकॉग्निशन टेक्निक, ओके। अब देखो इसके बारे में ही आर्टिकल है पूरा। क्या हुआ कि दिल्ली पुलिस के पास एक आरटीआई गई, आरटीआई में ये बोला गया कि आप यहाँ पे कैसे पता लगा रहे हो कि किस पर्सन ने क्या किया है। जैसे अभी एंटी यहाँ पे एंटी सीएए के रिवॉल्ट चल रहे थे, ठीक है, एनआरसी के अगेंस्ट यहाँ पे रिवॉल्ट चल रहे थे, प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो यहाँ पे पत्थरबाजी वगैरह भी हुई थी। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे भीड़ का फोटो ले लिया गया, अब भीड़ के फोटो से एक एक को मैच करके देखा जा रहा है, तो 1 to N यहाँ पे 1 to many कंपेरिजन हो रहा है और जिसका भी मैच कर रहा है फेस उसको अरेस्ट करा जा रहे हैं, उसके अगेंस्ट कार्रवाई हो रही है। तो दिल्ली पुलिस से कहा गया कि ये कैसे कर रहे हो आप। तो दिल्ली पुलिस ने जवाब दिया कि 80% अगर हमको सिमिलैरिटी मिलती है, मैचेस मिलते हैं, तो हम फिर उसके आगे कार्रवाई करते हैं। अब यहाँ पे ये जो सारी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई वो इस 80% पे खड़ी हुई कि 80% का क्या मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दिल्ली पुलिस कैसे फेशियल रिकॉग्निशन टेक्निक को यूज कर रही है। इन्होंने शुरुआत करी थी मिसिंग चिल्ड्रन को पहले फाइंड आउट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। तो पहले इन्होंने जब शुरुआत करी थी ना फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को यूज करने की, तब ये करते थे फॉर द मिसिंग चिल्ड्रन। देन क्या हुआ, देन यहाँ पे इनसे पूछा गया कि आप किस बेसिस पे कर रहे हो, तो इन्होंने बताया कि एक दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट था, साधन हलदार केस, ठीक है। इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने, दिल्ली पुलिस ने ये सबमिट किया था कि दिल्ली हाई कोर्ट जो है इसने बोला था कि एक्यूरेसी कितनी है, तो इन्होंने बताया था एक्यूरेसी तो कम ही है, लेकिन दिल्ली पुलिस उसके बाद भी इसको यूज कर रही है। एंटी सीएए प्रोटेस्ट में इनको यूज किया गया है फेशियल रिकॉग्निशन को कि कौन पत्थरबाजी कर रहे थे, कौन प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस बेसिस पे उनको अरेस्ट करके उनके अगेंस्ट कार्रवाई हो रही है, लोगों के अगेंस्ट। देन आरटीआई ये फाइल की गई कि आप कैसे कर रहे हो यहाँ पे फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी कैसे यूज कर रहे हो। तो दिल्ली पुलिस बोलती है साधन हलदार केस के बेसिस पे हम कर रहे हैं, हमने इसको स्टार्ट किया था मिसिंग चिल्ड्रन को फाइंड आउट करने के लिए, उसके बाद हम इसको यूज कर रहे हैं कंटिन्यूसली, ठीक है। तो यहाँ पे पर्पस जो है वो वाइडन होता जा रहा है पुलिस का, जिसके लिए वो ये फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, ठीक है। और दिस डेमोन्स्ट्रेट्स एन
इंस्टेंस ऑफ फंक्शन क्रीप। यहाँ पे किसी एक टेक्नोलॉजी को आपने शुरुआत करी थी मिसिंग चिल्ड्रन को फाइंड करने के लिए, अब ये पर्पस आपका बड़ा ही होते जा रहा है और ओरिजिनल पर्पस से बहुत ज़्यादा, ओरिजिनल पर्पस जो है ना वो ओवरशैडो हो गया है, बहुत दब गया है और बाकी पर्पसेस आपके बड़े हो गए हैं। तो दिल्ली पुलिस जो है वो इसको इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़ कर रही है। 2020 में जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली राइट्स हुए थे उसके लिए, 2021 में रेड फोर्ट वायलेंस हुई थी उसके लिए, 2022 में जहांगीरपुरी राइट्स हुए थे उसके लिए। तो ये राइट्स में कौन लोग इन्वॉल्व थे उनका पता लगाने के लिए अभी दिल्ली पुलिस इसको यूज़ कर रही है। अब होता क्या है फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी में, बेसिकली ये बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी है जो कि एल्गोरिथम बेस्ड टेक्नोलॉजी है, जिसमें क्या होता है कि आपके फेस की मैपिंग कर ली जाती है और फिर इसको हर एक के साथ मिला मिला के ट्रेस कर करके देखा जाता है। दो पर्पजेज हो सकते हैं, 1 to 1 वाला और 1 to many वाला, मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। 1 to n में क्या होता है, 1 to 1 में क्या होता है, ये मैं बता चुकी हूँ। अच्छा, इसके आगे देखो क्या होता है कि अल्टीमेटली क्या होता है, ह्यूमन एनालिस्ट जो होता है उसके हाथ में होता है कि क्या मैच कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है, ठीक है। तो आज की डेट में 124 गवर्नमेंट के ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे ये एफआरटी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। अब क्या ये एफआरटी हार्मफुल है? देखो पॉजिटिव्स क्या है इस एफआरटी के, फाइनेंशियल जो यहाँ पे फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्या फ़ायदे हैं इसके? देखो पहला फ़ायदा तो ये है कि हम देश की सिक्योरिटी, सोसाइटी की सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए ये कर रहे हैं कि कोई भी दंगे फसाद ना करे। दूसरा, हम इसको यूज़ कर रहे हैं फॉर यहाँ पे हम ये चेक करने के लिए कि क्राइम वगैरह तो नहीं हो रहा, तो लॉ एंड ऑर्डर को चेक में रखने के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सही तरीके से चले। ओके, ये मेजर इसके फ़ायदे हैं। इसके अलावा तीसरा फ़ायदा ये है कि ऑटोमेशन से सब काम हो जाता है, मैनुअली आपको यहाँ पे लोगों को लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेशन से सब काम हो जाता है। अब देखो इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं एफआरटी के, जैसे कि क्या ड्रॉबैक है? अब एफआरटी हम इतने टाइम से यूज़ कर रहे हैं लेकिन इसको लेकर कोई भी लॉ नहीं है, चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट हो, दोनों गवर्नमेंट्स इसको यूज़ कर रही हैं, खुलेआम पुलिस यूज़ कर रही है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यूज़ कर रही है, लेकिन इसको लेकर कोई लॉ ही नहीं है। तो दो इश्यूज़ हैं, पहला इशू तो ये है मिस आइडेंटिफिकेशन का। अब यहाँ कहा जा रहा है कि 80% अगर किसी का भी चेहरा मिल रहा है तो उसको हम मान रहे हैं कि हाँ भाई यही आदमी था जो दंगे फसाद कर रहा था, जो पत्थरबाजी कर रहा था। लेकिन 80% सही है, लेकिन 20% जो चांसेस नहीं है उसका क्या? तो मिस आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, इनअक्यूरेसी हो सकती है ये रिकॉग्निशन में, और इसको आप मास सर्विलेंस के लिए भी तो यूज़ कर सकते हो, तो ये तो गलत है ना, मास सर्विलेंस के लिए आप कैसे यूज़ कर रहे हो इसको? तो ये कुछ इश्यूज़ हैं, ओके। अब जो रिसर्च आप कर रहे हो उसके कारण क्या हो रहा है, एक्यूरेसी भी उसके ऊपर डिपेंड करती है। कई बार क्या होता है फॉल्स पॉजिटिव आ जाता है, यानी कि आपको यहाँ पे मान लो ये ए पर्सन है जो दंगे फसाद कर रहा था, जो पत्थरबाजी कर रहा था। अब इसका जो 80% चेहरा है वो किसी दूसरे पर्सन बी पर्सन से मिलता है, ये ए था ये बी है, ठीक है। इसका ही कोई दूर का रिश्तेदार है, कजिन वगैरह है, भाई बहन है, उससे मिलता है, तो पुलिस जाके इसको अरेस्ट कर दे रही है, तो ये फॉल्स पॉजिटिव केस हो गया। मान लो कि यहाँ पे इसके सामने गए तो इसको अरेस्ट नहीं किया, तो ये क्या हो गया, फॉल्स नेगेटिव केस हो गया, ठीक है। तो फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव जैसे बहुत सारे केसेस हो रहे हैं। इसके कारण क्या होता है, एक तो प्राइवेसी का इशू होता है कि आप किसी को चुपचाप से उसके ऊपर सर्विलेंस कर रहे हो, वीडियोग्राफी वगैरह कर रहे हो, तो मास सर्विलेंस होता है, प्राइवेसी का इशू है, राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट है। दूसरा, ये मिस एक्यूरेसी या मिस जो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन हो रहा है वो एक बड़ा इशू है। इसके कारण क्या हो सकता है, पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है वो सामने वाले पर्सन की जिसने कुछ नहीं किया है, ठीक है। अमेजन भी यूज़ कर रहा है इसको। अमेजन ने खुद देखा कि अमेजन जो एफआरटी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा था इसमें 28 लोगों को इसने मिस आइडेंटिफाई किया है, ठीक है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज यूज़ तो कर रही हैं, लेकिन इसके लिए कोई लॉ ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। ये बायोमेट्रिक बेस्ड ऑथेंटिफिकेशन है जो आधार के अंतर्गत होता है, और इसको भी यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो असेंशियल गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उसमें यहाँ पे यूज़ नहीं किया जा रहा, ठीक है। तो जहाँ पे यूज़ होना चाहिए वहाँ पे नहीं हो रहा। दूसरी चीज़ ये कि अगर एक्यूरेट है भी तो जो टेक्नोलॉजी के कारण हार्म होने वाला है, इरिवर्सिबल सा हार्म, वो कैसे सही होगा? जो मास सर्विलेंस आप कर रहे हो, जो स्टेट स्पॉन्सर कर रहा है, इनफैक्ट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड मास सर्विलेंस कर रहे हो, ये भी तो सही नहीं है। हमारे देश में डाटा प्रोटेक्शन लॉ आया लेकिन इसको वापस ले लिया गया, तो इंडिया के पास कोई डाटा प्रोटेक्शन लॉ भी नहीं है और यहाँ ना ही कोई एफआरटी स्पेसिफिक लॉ है, ठीक है। तो ये जो लीगल वैक्यूम है जहाँ कोई लॉ नहीं है, तो सेफगार्ड्स ही नहीं है कि कहाँ कहाँ पे एफआरटी यूज हो सकता है, कहाँ कहाँ पे नहीं हो सकता, किस किस के पास ऑथराइजेशन है, किस किस के पास नहीं है। तो एफआरटी के कारण कांस्टेंट सर्विलेंस हमारे सोसाइटी के ऊपर, हमारे इंडिविजुअल्स के ऊपर रहती है, जो कि हमारे राइट टू प्राइवेसी को वायलेट करती है। अब यहाँ पे 2022 में जो आरटीआई रिस्पॉन्सेज आए वो क्या थे? अपील में ये पाया गया कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है उन्होंने ये बोला कि हमने यहाँ पे
आरटीआई की बहुत बार कंप्लेन करी है, दिल्ली पुलिस से बार-बार पूछा है कि आप कैसे यूज़ कर रहे हो एफआरटी को, दिल्ली पुलिस जवाब नहीं देती है, तो सीआईसी तो जवाब दे, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर तो जवाब दें। तो पता चलता है कि दिल्ली पुलिस जो है वो 80% सिमिलैरिटी मैच करती है, 80% से ऊपर अगर सिमिलैरिटी तो आपको ही मान लिया जाता है कि आपका ही चेहरा ये है। अब यहाँ पे ये क्लियर नहीं है कि 80% थ्रेशोल्ड किसने रखा है? 80% से आप पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिसाइड करते हो? 90 भी तो रख सकते थे, 75 भी तो रख सकते थे, ये 80% कैसे डिसाइड किया? क्या कोई लॉ बना है इसके पीछे? नहीं बना है, ऐसे ही अज्यूम कर लिया हमने। दूसरी चीज़ ये कि कैटेगराइजेशन जो हो रहा है, जो बिलो 80% वाले हैं, उनको भी आप यहाँ पे प्रोसीडिंग उनके ऊपर चला सकते हो, अगर आपको कोई नहीं मिला तो, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि जिसके भी फैमिलियल फेशियल फीचर्स हैं, जैसे कि जो सन है उसकी जगह उसके फादर को अरेस्ट किया जा सकता है, सिस्टर की जगह ब्रदर को, ब्रदर की जगह सिस्टर को, मदर की जगह डॉटर को, ये सब कुछ अरेस्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, एक ही कम्युनिटी को हम टारगेट कर सकते हैं। होता क्या है कि अभी जितने भी यहाँ पे दंगे फसाद हो रहे थे, उसमें हमने एक कम्युनिटी को टारगेट कर लिया और उसके बाद फिर उन्हीं के रिश्तेदारों को उठा उठा के ले जा रहे हैं, ये एफआरटी के बेसिस पे, ठीक है? तो दिल्ली पुलिस जो है ये फोटोग्राफ वगैरह जो मैच कर रही है, ये आ रहे हैं ये अंडर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920, जिसको अब हम रिप्लेस करने वाले हैं क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट से। लेकिन इस एक्ट में भी बहुत सारे डाटास की बात की हुई है, ठीक है? कन्विक्ट्स के डाटा जो है, कन्विक्ट का क्या डाटा है वगैरह सबकी बात हुई है, लेकिन एफआरटी की कहीं पे भी क्लियरली बात हुई नहीं है, ठीक है? तो बहुत वाइडर यहाँ पे पर्सनल डाटा कलेक्ट किया जा सकता है और इससे क्या होगा, मल्टीपल कंसर्न है, जैसे कि हो सकता है रॉन्गफुल अरेस्ट हो जाए, गलत अरेस्ट कर दो, मास सर्विलेंस हो सकते हैं, ठीक है? और दिल्ली जो है वो अकेली सिटी नहीं है जहाँ पे इसको यूज़ किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी और भी सिटीज़ हैं, जैसे बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद, लखनऊ, इन सब एरियाज़ में भी यहाँ पे इसको एफआरटी को यूज़ कर रहे हैं और मेजरली यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है उसको कम करने के लिए। तो एफआरटी के बारे में हमने देखा कि क्या इसके पॉजिटिव्स हैं, क्या इसके नेगेटिव्स हैं, क्या इसकी हिस्ट्री रही है, दिल्ली पुलिस कैसे क्या यूज़ कर रही है, ये सब हमने देखा। अब आपके सामने है ये क्वेश्चन, facial recognition techniques use has become quite frequent in India despite multiple uses. Some ethical questions haunt its use. Elaborate. And you have to elaborate it in 150 words. Okay. और कोशिश करना कि इस क्वेश्चन को 7 मिनट्स में आप लिखो। ऑलराइट, और एक चीज़ ध्यान रखना, बार बार मैं कहती हूँ कि मार्जिन्स के बाहर नहीं जानी चाहिए आपकी, ठीक है? आप लोग कई बार क्या करते हो, यहाँ पे भी लिख देते हो, तो ये नेगेटिव मार्किंग हो सकती है और इसको काउंट नहीं किया जाता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है कि इस क्वेश्चन को ढंग से अटेम्प्ट करो और टेलीग्राम पे भेजो। टेलीग्राम पे भेजने के बाद मैं आप लोगों को, अगर आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हो तो मैं आपको बताऊंगी कि किन किन लोगों को हमारी साइड से मेंटरशिप कॉल जाने वाला है। अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, उनको भी फ़ायदा मिले, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। दैट वाज़ ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।